आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मैं डेली आपको क्वेश्चंस दूंगा और मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप यूपीएससी के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपने यूपीएससी के सवालों को सॉल्व कर लिया तो खेल खत्म, यानी कि आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व एनीथिंग। टफ सवाल होते हैं भाई। ये 2022 का सवाल है। 2022 में हिस्ट्री का, इतिहास का सवाल पूछा गया था। In the Government of India Act 1919, the functions of provincial government were divided into reserved and transferred subject. Which of the following were treated as reserved subject? सरकारी भारत का 1919 का सरकारी एक्ट, इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंक्शंस थे, जो काम मतलब फंक्शंस को क्या कहेंगे, काम करना, ठीक है, उसको रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में डिवाइड किया गया था। इसमें से कौन सा रिजर्व्ड सब्जेक्ट था, है ना? तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मैं हिंदी में भी बताऊंगा, थोड़ा सा हिंदी में इसमें मेरी वीक है फिलहाल, अभी मैं आपको इंग्लिश में, लेकिन ये आई गेस सब समझ ही लेंगे, क्योंकि देखिए ये सब चीजें तो वैसे भी इंग्लिश में लिखी रहती है। हिंदी माध्यम छात्रों में को भी अगर बता दूं तो वो भी इंग्लिश में ही लिखी रहती है। तो ये जो 1919 का सरकार का अधिनियम था, बताऊंगा मैं आपको इसका आंसर, और आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल कर सकते हैं। बहुत शानदार ट्रिक है, ट्रिक नहीं कहेंगे उसको, बस कॉमन सेंस है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो मैंने सवाल आपको बताया है, हफ्ते में 3 दिन आपको ऐसे 20 सवाल मिलेंगे, ठीक है, इसी तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 15 से 20, 10 से 15 ऐसे वेरी करेंगे और उन पे डिस्कशन होगा और बताया जाएगा उनको कैसे हल करना है। यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर जो हमारा कोर्स आया है 2022 का, ये क्रैश कोर्स की भी तरह है, जिसमें आपको 15 महीने के करंट अफेयर्स मिलेंगे, सीसैट पूरा मिलेगा रिकॉर्डेड, और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। टेस्ट सीरीज जिसमें टोटल 2500 सवाल होंगे, 17 टेस्ट सीरीज इस साल की, पिछले साल की 8 टेस्ट सीरीज, 2 डेमो टेस्ट सीरीज आप उसको लगा के देख सकते हैं। फिर टेस्ट सीरीज पे डिस्कशन होगा, ये भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ हमने 3500 का निकाला अगर यूपीएससी 2023 कूपन कोड यूज करते हैं। यही नहीं, जो क्वेश्चन हम बताएंगे अगर वो बहुत ज्यादा करंट है तो उसको स्टैटिक्स से हम कनेक्ट करके आपके वहीं पे ही नोट्स बनवा देंगे, यानी कि, और ये प्री तक चलेगा, जब तक प्री नहीं होता है। प्रीलिम्स इस बार निकलेगा आपका, जबरदस्त तरीके से आप प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं ये कोर्स को अवेल करके। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसमें टेस्ट सीरीज डिस्कशन और ये सब लाइव क्लासेस होंगी। मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें भी टेस्ट सीरीज अगेन 25, पिछली बार हमारी टेस्ट सीरीज से 35 डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, है ना? और टेस्ट सीरीज पे लाइव डिस्कशन भी आप इसमें ले सकते हैं। तो ये इस तरीके के सवाल और ऐसी टेक्निक आपको हमारे कोर्स में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डेली आपको सवाल यूपीएससी के कराता रहूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पहले तो आप ये समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देखो जब बैटल ऑफ प्लेसी हुई 1757 में, 1757 से, अब ये सवाल आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको थोड़ी नॉलेज हो। लेकिन अगर आपने सवाल को पहली बार देखा है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग, लेकिन इसमें नॉलेज होनी चाहिए। यूपीएससी में क्या होता है कि जब आप पूरा पढ़ लोगे, पूरा पढ़ ही नहीं पाओगे। पहली बात तो आपको जो रिटेन होगा वो 40 से 45% तक ही रहेगा, और बाकी आपका कॉमन सेंस लॉजिक काम करेगा। अब ये जो ऑप्शन होता है, अगर इसमें से एक भी पता है तो आपका काम हो गया, और अगर आपको 2 पता है इनमें से तो आपका पूरा सवाल गया। यानी कि अगर आपको 50% भी नॉलेज है, खैर इसमें जैसे ये है, ये 33%, हम इसको ऐसा भी डिवाइड कर लेते हैं, 33%, नहीं सॉरी 33 नहीं, 33 क्यों कह रहा हूं मैं, ये 25%, 25%, 25% एंड 25%, ठीक है। चलो अभी हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब देखो ध्यान से, तो अगर आपको इनमें से 2 भी पता है, 50% भी आपको, आधी नॉलेज भी, तो आप ये सवाल कर ले जाओगे। और यही यूपीएससी मांगता है। आपका कॉमन सेंस कितना बढ़िया है, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप अटेम्प्ट तभी दो जब आपको कम से कम 50 to 60 या 70% तक नॉलेज हो गई हो, सिलेबस इतना कवर्ड हो। अब ध्यान से देखो जरा, 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुई, ब्रिटिशर आए। अब ब्रिटिशर है वो तो यहां पे आ गए, बंगाल को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर में पूरा नॉर्थ एरिया अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद फिर धीमे धीमे करके पहले मराठा को हराया, फिर मैसूर साउथ वाला पूरा का पूरा एरिया उनके पास आ गया, सिखों को हराया। तो ऐसे करके 1818 आते आते ब्रिटिशर के पास पूरा भारत आ गया, आधा भारत तो आ ही गया उनके पास। रही सही कसर 1897 में पूरी कर दिया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। अब पूरे ब्रिटिश क्राउन, अब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब वो पूरा ब्रिटिश के ही अंडर आ गया पूरा भारत 1857 के बाद। अब देखिए जब ये हुआ
तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिशर ऑफिसर्स आते थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव आए, क्लर्क था, क्लर्क कुछ नहीं था, इतना कमा के गया, बहुत पैसा लेके जाते थे वो। तो अब ब्रिटिशर को ये लगा कि भाई एक कानून की जरूरत है, एक प्रॉपर कानून आना चाहिए, वरना तो ये लोग हमको लूट मारेंगे, बनियान चड्डी बनियान भी उठा के ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, खत्म। तो फिर वो 1773 में पहला रेगुलेशन एक्ट लेके आए, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अभी हर 10-10 साल में आएगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, मतलब हर 20-20 साल में। देखिए 1773 में पहला एक्ट है रेगुलेशन एक्ट, इसमें काफी ज्यादा बंदिशें लगाई गई, अभी पूरा मैं इस पे नहीं जाऊंगा। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट है। फिर अब देखिए 1773 से हर 20-20 साल में 1793 में एक्ट आता है, 1813 में एक्ट आता है, और 1833 में मैकॉले कमीशन आई, और 1857 में तो क्रांति हो गई, ठीक है। अब उसके बाद एक्ट आते रहे, लेकिन फिर 3 एक्ट बड़े इंपॉर्टेंट बने, क्योंकि फिर जब कांग्रेस आई 1885 में, तो उन्होंने बोला ऐसा एक्ट को साइड में रखो, हमको हमारा हक कब दोगे। तो 1905 में 1905 में अब स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन में देखिए कांग्रेस जब पहले आई थी, कांग्रेस ने बोला कि हमको एक्ट चाहिए, हमको कानून के तरीके से हमको अपने हक चाहिए, क्योंकि होता क्या था कि ब्रिटिशर भारत का पूरा यूज करता था। अब उसको कोई भी चीज, अगर मान लीजिए जैसे अभी भी अगर भारत में कोई भी चीज कर रहे हो तो उसके पीछे कानून होना चाहिए। सरकार आपको जेल में बंद नहीं कर सकती, लेकिन सरकार आपको जेल में बंद कर सकती है अगर उसके पीछे कोई कानून हो। तो यही ब्रिटिशर करते थे। तो कांग्रेस क्या बोलती थी, हमको ज्यादा पावर चाहिए, हमको ज्यादा ताकत चाहिए, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो अब कांग्रेस बोलती थी कि आप ज्यादा ताकत बाहर मत जाओ। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि ब्रिटिशर भारत से चले जाए, लेकिन हमको एक्ट दे दो, हमको कानून दे दो, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए। तो अब इसमें 1909 में एक एक्ट आता है, मिंटो मॉर्ले, अब ये हर 10-10 साल में आएगा। 1909 में जो एक्ट आया, अब कांग्रेस ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि हमको एक्ट मिलेगा, हमको एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, कानून में हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन 1909 में कुछ नहीं था, ऊपर से कम्युनल इलेक्टोरेट आ गया। फिर 10 साल बाद आता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड जिसको बोलते हैं। तो अब ये जो रिफॉर्म आया है 1919 का, इसने भारत को पार्लियामेंट दी। अब ये देखिए हर 10-10 साल में जो भी एक्ट आ रहा है, अब कांग्रेस कह रही है हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हम चाहते हैं कि भारत की ताकत अब हमारे हाथ में हो, हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ब्रिटिशर हमारे साथ ही रहे, लेकिन पावर हमारे हाथ में हो। जैसे अभी भारत में प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है, लेकिन एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर। तो भारत चाहता हम प्रधानमंत्री बन के रहे, लेकिन तुम प्रेसिडेंट बन के रहो। तब 1919 में जो एक्ट आता है, उसने 1909 के फ्लॉ को खत्म किया, लेकिन फिर भी भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें मिली। अब वो चीजें क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरकी आ गई। डायरकी यही रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, डायरकी, डुअल गवर्नमेंट। अब ये बाद में हट भी गई थी, साइमन कमीशन ने बाद में हटा भी दिया था इसको। तो डायरकी जब आई है, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। अब रिजर्व ध्यान से देखिए, रिजर्व मतलब क्या होगा, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। अब मैंने आपको इतिहास बता दिया, लेकिन अपना अगर आप कॉमन सेंस भी लगा रहे हो तो भी आप ये सवाल हल कर लोगे। रिजर्व्ड मतलब ये हुआ वो सब्जेक्ट जो खाली ब्रिटिश जिन पे फैसला करेगा, और ट्रांसफर्ड मतलब वो हुआ कि जो हम आपको दे सकते हैं, जो प्रोविंसेस को दे सकते हैं। अब आप जरा दिमाग लगाओ, जैसे मान लो कि आपका घर है, अब आपके पिताजी, आप अपने पिताजी से लगातार झगड़ा कर रहे हैं कि मुझे भी कुछ पावर चाहिए। तो आपके पिताजी बोलते ठीक है, मैं तुमको कुछ मसले देता हूं, कुछ मामलों में तुम फैसला कर सकते हो और कुछ मामलों में मैं फैसला करूंगा, वो मेरे पास ही रहेंगे। तो जो पिताजी वो ब्रिटिशर है और जो बेटा है वो भारत है। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है, एक में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, रिजर्व में बता रहे हैं, पिताजी बोल रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे पास रहेंगे, किन किन मुद्दों पर मैं फैसला करूंगा। तो पहले आ गया ये, दूसरा आ गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तीसरा आ गया लैंड रेवेन्यू, चौथा पुलिस। तो अब यहां पे सवाल यही कह रहे हैं कि इसमें पिताजी के पास कौन कौन से मसले थे। अब जरा सा थोड़ा सा ध्यान दो इस पे। आप ये बताओ, पिताजी पूरी पावर तो अपने बच्चे को देंगे नहीं, क्योंकि उनको पता हमारा बच्चा ज्यादा काबिल है, तो प्रॉब्लम कर देगा या आजाद हो जाएगा। तो ब्रिटिशर यहां पे क्या करेंगे, ब्रिटिशर मेन पावर अपने पास रखेंगे। दिल्ली के एग्जांपल से समझ लो, क्या दिल्ली के पास पुलिस है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली के पास है ही नहीं। तो कभी भी याद रखना, सेंट्रलाइजेशन में पुलिस जो होती है, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना, वैसे तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन ज्यादातर वो सेंटर के पास ही रहेगी। क्योंकि अगर पुलिस दे दी, यहां पे पुलिस मान लीजिए इंडिया को दे देती, या जो कांग्रेस है उसको पुलिस दे देती है, प्रोविंसेस को पुलिस दे देती, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम इसमें वाइसरॉय की काउंसिल ये थी, खैर इतना हम इसको इस पर डीप डाउन नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती कि वही पुलिस जो है, उसी पुलिस का यूज करके ब्रिटिशर के खिलाफ ही विद्रोह कर देते, क्या पता। तो पुलिस जो है वो तो हमेशा ब्रिटिशर के पास रहेगी ही रहेगी, कॉमन सेंस है ये, है ना।
तो अब मान लीजिए कि आपको ये ऑप्शन पता है, 25% आपका काम हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन की आपको 25% नॉलेज है। आपको सिर्फ इतना पता कि पुलिस जो है वो ब्रिटिश के पास रहेगी, आपने पढ़ा भी और कॉमन सेंस से भी ये निकाल लिया। तो अब ये देखो चौथा ऑप्शन कहां कहां पे है, बी में है, सी में है, डी में, यानी ए तो किसी हाल में नहीं हो सकता। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, इन्हीं तीनों में से एक सही ऑप्शन होगा, है ना। अब आपने फिर ये देखा लैंड रेवेन्यू। अब रेवेन्यू जहां पैसे की बात आ गई, जहां पे पैसे की बात आ गई तो फिर क्या होता है, पैसा हमेशा सेंट्रलाइज्ड, पिताजी थोड़ी ना बोलेंगे सारा पैसा तुम ले लो, पिताजी बोलेंगे बेटा पैसे पे मेरा कंट्रोल रहेगा, अभी तुम उतने मैच्योर हो ही नहीं। तो पैसा हमेशा ब्रिटिशर के पास ही था। और रेवेन्यू तो भाई लैंड रेवेन्यू कितना जटिल मुद्दा आज भी है, परमानेंट सेटलमेंट आया, रैयत वाली सिस्टम आया, महाल वाली सेटलमेंट आया, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो लैंड रेवेन्यू जो है वो भी ब्रिटिशर के पास रहेगा। तो अब मान लो अगर आपको यह भी पता तो आपके पास 25% और नॉलेज हो गई, है ना, यानी कि इस सवाल के आपको 50% नॉलेज है। तो अब देखो 3 कहां कहां पे है, तो 3 आपको पता है 3 और 4, तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 3 और 4 नहीं है, समझ गए। तो बी और सी में से फंसेगा। अब आपके पास, अब आप फंस गए। अब आपने बोला कि यार अब इसके आगे तो हमको नहीं पता, हो सकता है इसमें आगे भी आपको पता हो। तो अब आप क्या करेंगे, अब यहां पे थोड़ा सा लक फैक्टर शुरू होगा, लेकिन इसमें भी आप कॉमन सेंस लगाइए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किसके पास होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आप जरा कंपेयर करिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आज भी क्या होता है कि लोगों को दे दी जाती है। आप आज के भारत से तुलना करिए, क्योंकि आज का जो भारत है, कभी भी आप इतिहास में फंसे, स्पेशली ये ब्रिटिशर के एक्ट, क्योंकि वही एक्ट यहां पे भी चलता चला आ रहा है। हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की एक परछाई है कि नहीं। तो अगर आज के इंडिया में देखें तो आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन चलाता है, लोग ही तो चला रहे हैं आजकल। यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड में रहेंगे, बेटा तुम चलाओ, तुम अपना गुजारा करो। तो आपको यह पता चल गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजर्व सब्जेक्ट में नहीं आएगा, समझ रहे हो। यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये नहीं आएगा। अब आप देखो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन हो गया। यानी कि 2 या फिर 3 ही ऑप्शन से आपका काम चल गया। अब इसमें एक और चीज है, मान लो अगर आपको पता है, ये पता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पता है, ठीक है, और आपको पुलिस भी पता है, तो आपका काम और आसान, आपका काम और आसान। बस आप इतना देख लो कि सेकंड वाला ऑप्शन किसमें नहीं है, ठीक है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो किसमें है, तो यही बचा सी, खत्म। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड या फिर कॉमन सेंस मेथड। ऐसे आप सवाल आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से हम अपने कोर्स में बताएंगे कि आप प्री के सवालों को कैसे हल कर सकते हो। और डेली मैं 1-2 सवाल लेके आऊंगा और आपको हर सब्जेक्ट के सवाल बताऊंगा। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करो, आपको बहुत मजा आने वाली है। थैंक यू सो मच।